नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संभव क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेटा, अपनी जो भूगोल की क्लासेस चल रही थी, हमने उसके अंदर पिछला जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो नदियों को लेकर पढ़ा था और मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में एक शानदार तरीके से बहुत सी चीजें सिखाई थी। तो जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत। और एक बार यार सभी क्या कर दें, शेयर जरूर कर दें, हैं फटाफट करो। फिर अपने जो सवाल है वहां पे चलते हैं और नदियों से संबंधित जितने भी सवाल हैं उन पर अपन डिस्कस आज करते हैं और देखते हैं परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं, किस प्रकार के सवाल अभी तक परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। प्रीति सैनी गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई। रामजीवन गुड इवनिंग, नमस्कार। सूरज नमस्कार। मनु गुड इवनिंग। तो सभी का स्वागत और सभी को नमस्कार। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं वो एक बार शेयर फटाफट कर दें। रचना सैनी गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा। सूरज गुड इवनिंग। जाट सुभाष सावोता गुड इवनिंग। धर्मपाल डीपी यादव नमस्कार, गुड इवनिंग। संतोष गुड इवनिंग। पवन जाट गुड इवनिंग। चला बॉर्डर से जाटों की तरफ से सैल्यूट मेरे प्यारे गुरु, धन्यवाद पवन जाट आपको। तो भाई सभी का स्वागत करता हूं। संगीता बयाल, राजस्थानी स्टूडेंट्स, बजरंग लाल सोनी गुड इवनिंग, नमस्कार। सूरज गुड इवनिंग। सुमन जाखड़ गुड इवनिंग, नमस्कार। तो बेटा आप सभी का स्वागत है और अब देरी ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं भारत की नदियों की। आज सैर करते हैं, ठीक है। किसकी सैर करते हैं? भारत की नदियों की सैर करते हैं और देखते हैं नदियों से किस प्रकार के सवाल जो है वो हमारी परीक्षाओं के अंदर आगे पूछे जाने की संभावना है या पूछेगा, है ना। तो चलो पहला सवाल आप लोगों के लिए है और बताएं इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ठीक है। सवाल क्या है? सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता जो है वो कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1962, 15 अगस्त 1964 और 26 जनवरी 1962। मरुद्रा सुनील गुड इवनिंग, नमस्कार। धर्मराज गुड इवनिंग। तो भाई आज क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। फटाफट जुड़ जाए और जो भी आपके विद्यार्थी हैं, भाई है, बहन है, जो भी तैयारी कर रहे हैं मान लो किसी भी सेक्टर की, तो उन सभी के पास आप मैसेज जरूर पहुंचा दिया करें कि शाम को 6 बजे से भूगोल की जो कक्षाएं हैं वो पढ़ाई नहीं जाती बल्कि सिखाई जाती है ना। हाँ, तो सभी को नमस्कार। तो बताएं पहला सवाल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है बेटा, आज की कक्षा का पहला सवाल, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जाट सुभाष सामोता ने सबसे पहले यहां उत्तर दिया है और बता रहे हैं 1960। सूरज ए आंसर बता रहे हैं। मुकेश गुज्जर ए बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहां पर आपकी 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति हैं अयूब खान, अयूब खान, ठीक है। इन दोनों के मध्य, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के मध्य 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता हुआ जिसको सिंधु नदी जल समझौता जो है वो कहा गया। तो जिस दिन विद्यार्थियों ने यहां पर पहले ऑप्शन का चुनाव किया है ए का 19 सितंबर 1960, तो लगभग सभी विद्यार्थियों का सही आंसर यहां पर है, ठीक है बेटा। अब एक बात यहां पर अपन और करेंगे, वो आपको कैसे याद रखनी है उसको आप जरूर सीखें, है ना। देखिए ध्यान दें, सिंधु नदी के अंतर्गत कुल 6 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं, ठीक है। जैसे एक तो आपकी नदी है सिंधु, सिंधु, दूसरी है झेलम, झेलम, और तीसरी है चिनाब। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है। फिर 3 नदियां और हैं आपकी, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है बेटा, रावी, व्यास और सतलज। तो ये टोटल आपके सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत 6 नदियां जो हैं उनको शामिल किया गया है। क्या होता है देखे ध्यान से समझना, इन दोनों के अंतर्गत आपकी ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है। इनके 80% जल का, 80% जल का जो यूज करेगा वो करेगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। और इनके 20% जल का यूज करेगा आपका भारत, इंडिया। एक तो ये यहां पर निश्चित किया गया इस सिंधु जल समझौते के अंतर्गत। दूसरी बात, ये जो 3 नदियां हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत क्या हुआ कि इनके अंदर भारत जो है वो तो इन तीनों नदियों के 80% जल का उपयोग करेगा और
पाकिस्तान जो है वो इन तीनों नदियों के 20% जल का उपयोग करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, तो बेटा आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। दीपिका सोनी गुड इवनिंग, नमस्कार बेटा, स्वागत है सभी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बढ़िया। ठीक है, 19 सितंबर 1960। तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने यहाँ ए ऑप्शन जो है उसका चुनाव किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो ये था आपका सिंधु नदी जल समझौता। अब आगे सवाल जो है उसके ऊपर अपन चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। नरसी लाल मीणा, राम राम, नमस्कार भाई नरसी लाल, स्वागत है आपका भी। देखो बेटा अगला सवाल, निम्न में से सिंधु की सहायक किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? बढ़िया सवाल है, शायद कल मैंने आपको इस सवाल को एक्सप्लेन भी किया था, है ना। सिंधु की सहायक किस नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो कहाँ नहीं है? भारत के अंदर नहीं है। ये ध्यान रखना, यहां पर लिखा है नहीं है। ठीक है, हाँ तो बताएं, उत्तर बताएं फटाफट। इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी ऐसी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत के अंदर नहीं है? रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल डी बता रहे हैं। राम राम सर, कमलेश मीणा, नमस्कार भाई कमलेश, स्वागत है बेटा आपका भी। तो यहां पर लगभग जो विद्यार्थी हैं, प्रियंका, नरसीलाल मीणा, संतोष, मुकेश गुज्जर, प्रीति सैनी, महेश साई, पूनम मीणा, सूरज, कमलेश मीणा, मरुधरा, सुनील, सतलज तिब्बत में होता है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। तो बिल्कुल इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा? सतलज। क्योंकि बाकी जो तीनों नदियां हैं, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वो आपके भारत के अंतर्गत होता है, जबकि सतलज नदी जो है इसका उद्गम आपके भारत के अंदर नहीं होता है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे झेलम नदी की अगर अपन बात करें तो शेषनाग झील आपके जम्मू कश्मीर यहां से आती है। रावी की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से आती है। और व्यास की बात करें तो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से चलकर ये नदी जो है वो आती है। इस झेलम नदी के ऊपर दो जल विद्युत परियोजनाएं थी, मैंने आपको बताया भी था। एक तो है किशन गंगा, इनके नाम जरूर याद रखने बेटा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बार बार इनको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक तो है किशन गंगा और एक है आपकी तुलबुल, है ना, किशन गंगा और तुलबुल। तो ये दोनों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो दोनों की दोनों आपकी कौन सी नदी पर है? झेलम पर बनी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रावी की, तो रावी पर एक बांध बना है जिसको कहते हैं रणजीत सागर। कौन सा बांध है? रणजीत सागर, कल भी बताया था। इसी को एक नाम और दिया गया है, थीन बांध। क्या नाम दिया गया है? थीन बांध। इसके अलावा आपकी इसी रावी नदी के ऊपर एक जल विद्युत परियोजना जो है वो अभी निर्माणाधीन है, जिसका नाम है शाहपुर कुंडी जल विद्युत परियोजना, है ना, जो पंजाब के शाहपुर जिले में है। कौन से जिले में है? शाहपुर जिले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली बात करें तो व्यास की, व्यास नदी के ऊपर दो बांध बने। कितने बांध है? दो बांध बने हैं। एक तो है आपका पोंग बांध, है ना, पोंग बांध जो है वो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। और दूसरा जो बांध आपकी व्यास नदी पर बना है उसका नाम है पड़ो है। पड़ो है जो बांध है वो है मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां है? मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार से ये सिंधु की जो अपने बात की थी यहां पर कि वह नदी सिंधु की सहायक जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है, तो वो कौन सी है? सतलज है। ठीक है, हाँ, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने यहां पर सही उत्तर दिया। शिवराज शर्मा, गुड इवनिंग, नमस्कार शिवराज। तो चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है आपका, निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित, चिनाब नदी पर नहीं है ना। कौन सी नदी की बात कर रहा है? चिनाब की बात कर रहा है। तो देखो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। क्या? चश्मे बद्दूर, है ना, चश्मे बद्दूर। जिसको ये ट्रिक याद है वो इस सवाल का उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकता है ना, क्योंकि जैसे हमने याद किया था क्या बेटा? चिनाब नदी। क्या? चिनाब नदी, है ना। और से हमने याद किया था परियोजना का नाम, जिसका नाम होता है सलाल जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और वैसे अपन ने याद किया था बगलीहार। क्या याद किया था? बगलीहार। ठीक है, और दूसरे आपने याद किया था दुलहस्ती। क्या याद किया था? दुलहस्ती, है ना। तो इस प्रकार से आपकी इस नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो तीन बनी है ना। चीज जैसे तो आप चिनाब का नाम याद रख लेंगे और बाकी ये तीनों परियोजनाएं आ जाएंगी, है ना, सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती। ठीक है, तो आपके आंसर भी अब आने शुरू हो गए होंगे और आप सभी ने उत्तर दिया है यहां पर डी, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और लगभग एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसने डी के अलावा कोई आंसर दिया हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा, सभी को धन्यवाद। तो देखो पढ़ने के बाद अगर सवाल मिलते हैं तो आनंद आता है उसको समझने का, है ना। अगर अपन पहले थ्योरी पढ़ लें उसके बाद अगर सवाल डिस्कस करते हैं तो ज्यादा आनंद आता है और सवाल लगभग हर सवाल अपना सही भी होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, किशन गंगा। किशन गंगा किस पर है? अभी अपन ने बात की थी। तो किशन गंगा जो है वो आपकी कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अपना अगला जो सवाल है वो क्या होने वाला है। देखो बेटा अगला सवाल, और फटाफट उत्तर बताना। ठीक है, ये देखो अगला सवाल क्या है।
तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? फटाफट, ये भी आपने बहुत सरल ही है। तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? फटाफट बताएं। किशनगंगा झेलम पर है। बहुत बढ़िया सूरज। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। राजेश गुज्जर, नमस्कार भाई। सूरज सी बता रहे हैं, संतोष सी बता रही हैं, सुमन सी बता रही हैं, साइलेंट मोहन सी बता रहे हैं, प्रीति सैनी सी बता रही हैं, बबीता सी बता रही हैं। तो लगभग जो विद्यार्थी हैं वहां यहां जो आंसर दे रहे हैं वो झेलम दे रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, तो झेलम जो है इसके ऊपर आपकी ये जो तुलबुल परियोजना है वो स्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा किशनगंगा जो परियोजना है वो भी आपकी झेलम नदी पर है ना। राजेश गुज्जर नमस्कार। झेलम नदी, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, धन्यवाद। ये बताओ आप, जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक आदि का नाम लिखकर बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। मैं बता देता हूं कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी है दमखर, दमखर, दमखर। एक है दमहर। ठीक है, एक है निम्बो बाजको, निम्बो बाजको। ठीक है बेटा, ये जो परियोजनाएं हैं तीनों की तीनों, है ना, कौन कौन सी? दमखर, दमहर और आपकी निम्बो बाजको, तीनों की तीनों कौन सी नदी पर है? आपकी सिंधु नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सवाल को भी आप। ठीक है, तो बेटा अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपका। हाँ, अटक, अटक एक विद्यार्थी अपना बोल रहा है, साइलेंट मोहन अटक की बात कर रहा है। बिल्कुल, आप अटक का जो सवाल है बेटा वो ये है कि सिंधु नदी किस स्थान पर पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती है ना। तो अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी जो है वो पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती है, जहां पर काबुल नदी जो है वो सिंधु के अंदर आकर मिलती है। ठीक है, एक बार शेयर जरूर करो यार, है ना, धमाकेदार, फटाफट। दमखर, दमहर, बहुत बढ़िया। प्रीति सैनी, धन्यवाद बेटा। सुमन वर्मा, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बेटा अगला सवाल देखें। यह है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही धांसू सवाल आ गया इस बार तो। और देखो क्या है ये सवाल, क्या कहता है आपसे? कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को क्या कहा है? चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है। क्या कहा है? चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कौन से बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अटक तो पाकिस्तान में है, बिल्कुल अटक पाकिस्तान में है। सूरज, कल हमने बात की थी बेटा इसके ऊपर। ठीक है, तो बताएं, फटाफट उत्तर बताएं। इस सवाल का जो उत्तर है वो आपको जल्दी से जल्दी बताना है ना, क्योंकि बहुत सरल सवाल है। जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, फिर अब जितने जल्दी आप सवाल बताओगे, उत्तर बताओगे, उतने ही ज्यादा सवाल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो मुकेश गुज्जर बी बता रहे हैं, महेश सी बता रहे हैं, बबीता सी बता रही है, राजेंद्र सी बता रहे हैं, राजस्थान स्टेट्स बी बता रहे हैं, सूरज सी बता रहे हैं, गोविंद सागर आंसर यहां पर आ रहा है, और बी तो कुछ मिक्स से जवाब आए। क्या बात, इस बार कुछ गड़बड़ है कुछ मिक्स से आपके यहां पर जवाब आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप बात करते हैं। देखो, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने भाखड़ा बांध को, कौन से बांध को? भाखड़ा बांध को कहा है चमत्कारिक विराट वस्तु। ठीक है, भाखड़ा बांध को कहा है चमत्कारिक विराट वस्तु। भाखड़ा बांध की बात करता हूं, किसकी बात करते हैं? भाखड़ा बांध। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जानकारी दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नदी घाटी परियोजना रीट के सिलेबस में है ना। तो इस भाखड़ा बांध की बात करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझो मेरी, यहां पर बोर्ड पर ध्यान दे, बड़े ही ध्यान से, है ना। भाखड़ा बांध कहां पर है? भाखड़ा बांध है बिलासपुर। कहां पर है? बिलासपुर। और बिलासपुर कहां है? बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, इस बांध का श्री गणेश कब हुआ? इस बांध का श्री गणेश होता है 1955 के अंदर। कब होता है? 1955 के अंदर। ठीक है, और निर्माण जो है या राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? तो राष्ट्र को समर्पित कब किया गया बांध? तो राष्ट्र को समर्पित किया गया बेटा 1963 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो आपका भाखड़ा बांध है उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, इस बांध के निर्माता कौन है? इस बांध के निर्माता कौन थे? तो इस बांध के निर्माता हैं हार्वे सलोकेन। कौन है? हार्वे सलोकेन, जो एक इंजीनियर है। और हार्वे सलोकेन जो है वो कहां का है? यूएसए का है। कहां का है? यूएसए का है। ठीक है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। क्या है? 226 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, और ये स्थित है आपके बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। कॉपी राइट मत करो किसी की। जाट सुभाष सामोता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं। हाँ ठीक है, देखो,
तो 226 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है ना, किसकी, भाखड़ा बांध की। और अब अगली जो बात है इस भाखड़ा बांध के बारे में वो और बात करते हैं। तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने दो बातें कही। एक तो चमत्कारिक विराट वस्तु, क्या कहा, चमत्कारिक विराट वस्तु, है ना, एक तो चमत्कारिक विराट वस्तु कहा, दूसरा कहा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर। ठीक है बेटा, ये सभी बात आपको याद रखनी है। कौन से बांध को लेकर, आपके भाखड़ा बांध को लेकर। तो चमत्कारिक विराट वस्तु भी इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है, और पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर भी इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहता है। ठीक है, तो ये सारी बात जो है आपकी कौन से बांध से रिलेटेड है, आपके भाखड़ा बांध से। ठीक है, अगली बात करता हूं गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, कौन सी है, गोविंद सागर। ठीक है, और अगली बात करते हैं हीराकुंड बांध की। हीराकुंड बांध है महानदी के ऊपर, ओडिशा में है, और जो आपका हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई है 4801 मीटर। कितनी है, 4801 मीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर, ओडिशा में है। ठीक है, गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, सतलज नदी के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में है। और नांगल बांध है आपका सतलज नदी के ऊपर, रोपड़ पंजाब में। कहां पर है, रोपड़ कहां है, रोपड़ है आपका पंजाब के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो ये नांगल बांध, और ये सारी बात अपनी हो गई यहां पर। तो आपके इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या है, भाखड़ा बांध है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील का नाम आपको बताना है। मुकेश गुज्जर, उड़ीसा, हाँ बिल्कुल उड़ीसा में है बेटा। गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार पवन कुमार, स्वागत है बेटा आपका। भारत का नवीन मंदिर, तो भारत का जो नवीन मंदिर है ना, तो वो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को कहते हैं। मनु जी, यहां एक सवाल आपने पूछा है, भारत का नवीन मंदिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। ठीक है, आज तो नदियां रट के आया है, हाँ बिल्कुल, है ना, हाँ। नरसिलाल मीणा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, क्या बात है, धन्यवाद बेटा। सभी ने उत्तर दिया यहाँ पर सी, क्योंकि हमने पिछले ही सवाल में इसके ऊपर बात की थी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो बेटा, अगर आपने मान लो किसी चीज को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अगर हम वापस उस चीज का वो सवाल अगर आपके सामने आता है और फिर भी आप अगर उस सवाल को सही नहीं कर पाते, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है ना। तो आप इंजॉय करने के लिए नहीं, आप तरक्की करने के लिए पढ़ो, आपको सक्सेस लेनी है ना, टाइम पास नहीं करना अपने को। क्या नहीं करना है, टाइम पास नहीं कर रहे हम, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं हम, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और निःशुल्क, सबसे बड़ी बात क्या है, निःशुल्क ज्ञान जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आप सभी को ये जो ज्ञान है वो अच्छा लग रहा है, तो हम लगातार आपस में जुड़कर साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे मैं क्या कह रहा था, मेरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि अगर मान लो आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया है या किसी सवाल को पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद इन फ्यूचर आपके सामने कभी वो सवाल आता है या हाथों हाथ ही आपसे पूछा जाता है, तो उस सवाल का हमेशा आंसर सही आना चाहिए, तब तो अपने पढ़ने का फायदा है ना। एक आधा सवाल गलत हो जाए वो एक अलग बात है। सर मैं तो साथ में नोट कर रहा हूं, धन्यवाद सूरज आपको। और वैसे तो पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध होती है, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो भारत की सबसे बड़ी क्या पूछ रहा है, कृत्रिम मीठे पानी की झील पूछ रहा है। कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाई जाए उसको कृत्रिम कहते हैं, और एक होती है प्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक की अगर अपन बात करते हैं, प्राकृतिक, है ना, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की अगर झील पूछ रहा है तो उसका आंसर होता है वूलर। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, वूलर, वूलर कहाँ है, झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, ध्यान रखेंगे। और जयसमंद जो है वो आपकी राजस्थान, जयसमंद कहाँ की है, राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर है आपकी जयसमंद झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद। ठीक है, 1627 से 1688 के मध्य इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह जो है उनके द्वारा 1687 से 1687 से 1691 के मध्य जयसिंह के द्वारा गोमती नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण कराया गया था। डेबर झील इसको कहते हैं। 7 टापू है, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा, सबसे छोटा है प्यारी। टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और इस झील से शामपुरा और भाट 2 सिंचाई के लिए नहरें जो है वो निकाली गई हैं, है ना। तो ये आप इस झील के लिए ध्यान रखेंगे। राजस्थान विशेष से ये है
ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा अगली बात के ऊपर। गोविंद सागर, गोविंद सागर कहां है? आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और कौन सी नदी पर है? सतलज। अभी अपन ने बात की थी, कल भी बात हुई थी, तो सतलज नदी के ऊपर है आपकी गोविंद सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है आपकी कौन सी? वुलर। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील 1687 में बनी थी, राजसमंद के अंदर है, राजस्थान के अंदर है कौन सी? जयसमंद। ठीक है, लोकटक, लोकटक झील कहां है? लोकटक झील है आपकी मणिपुर में। कहां है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है, और ये जो है वो आपकी पूर्वी भारत, कहां की है भाई? पूर्वी भारत। ठीक है, ध्यान रखो, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है ना। और पूर्वी भारत जैसे आपके असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, सेवन सिस्टर्स जिनको आप कहते हो, वहां पर जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है पूर्वी राज्यों के अंदर है ना, सेवन जो सिस्टर्स है उन राज्यों के अंतर्गत जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी मणिपुर के अंदर, जिसका नाम है लोकटक। इस लोकटक झील के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। ठीक है बेटा, केबुल लामजाओ है ना। और केबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर के अंदर ही है, और इसको भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहते हैं, है ना। तैरती हुई लेक नहीं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरती हुई लेक नहीं कहेंगे मुकेश गुजर, ध्यान दे बेटा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसको कहते हैं? केबुल लामजाओ को। कहां है? मणिपुर के अंदर है ना। कौन सी झील में है? लोकटक। तो आपका ये जो सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील का नाम बताओ, तो इसका जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो क्या है? वो आपकी है, कृत्रिम पूछ रहा है तो गोविंद सागर। कौन सा है? गोविंद सागर है ना। कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, हाँ, लोकटक पर केबुल लामजाओ पार्क भी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। साइलेंट मोहन शेयर करो सभी, बिल्कुल शेयर तो आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है सर जी, आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, गुस्से में नहीं हूं, क्या है कि तबीयत थोड़ी ऐसी है तो मैं फटाफट आपको ये चीजें सिखा रहा हूं और कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई जा सके। गुस्सा मेरे को बिल्कुल आता ही नहीं है ना, बस फेस थोड़ा ऐसा ही है कि लोगों को लगता है गुस्से में, हाँ, लेकिन गुस्सा आता ही नहीं अपने को। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो देखो अगला सवाल क्या है? किस नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी खंबान कहते हैं? ये बहुत सरल सवाल है और शायद आप सभी विद्यार्थी इसका सही उत्तर बताएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। जल्दी जल्दी बताओ, उत्तर बताओ फटाफट। सवाल है आपके लिए कि किस नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी खंबान कहते हैं? बहुत ही सरल सवाल है। व्यास नदी का दूसरा नाम क्या होता है? विपाशा, है ना, विपाशा। ठीक है, व्यास का दूसरा नाम है। चिनाब का अश्किनी, अश्किनी। और इसका एक नाम और भी होता है चंद्रभागा, क्योंकि दो जलधाराओं में निकलती है ये, चंद्र और भागा, तो इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं ना। और सिंधु का तो दूसरा नाम यहां आपके सामने है ही, आप बता दोगे। और सतलज का सतुद्री, सतुद्री। सतलज का दूसरा नाम क्या है? सतुद्री, है ना। और रावी का दूसरा नाम क्या है? पुरुषणी, पुरुषणी। ठीक है, ये दूसरे नाम है जो काफी बार परीक्षा के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपके इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या है? बी ऑप्शन है, सिंधु नदी। और लगभग जितने विद्यार्थी हैं सभी ने बी ही उत्तर यहां पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर का यहां पर चुनाव किया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, साइलेंट मोहन, प्रियंका बुडानिया, संतोष, राजस्थान स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, सही उत्तर आप लोगों ने बताया। देखो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये बढ़िया सवाल है ना। गंगा नदी की बात हो रही है और गंगा जो है उसको भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कहा जाता है। और गंगा जो है इसको भारत की राष्ट्रीय नदी, क्या भाई, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी के अंदर एक जीव मिलता है, मछली, जिसको आप डॉल्फिन या सूस कहते हैं। तो आपको तो उत्तर बताना है, मैं तो और चीजें भी आपको साथ साथ बता रहा हूं। डॉल्फिन या सूस, है ना। डॉल्फिन या सूस जो है इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। कब? तो ये भी आपको बताना है, ये भी आपसे सवाल पूछेंगे। और यहां आपसे सवाल है कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो कब घोषित किया गया था? तो ए, सी, मुकेश गुज्जर सी बता रहे हैं, पवन ए बता रहे हैं, दीपिका डी बता रही है, बनाजी ए बता रहे हैं, पूनम मीना, राजेश गुज्जर ए सी बता रहे हैं, जहाज सुभाष समोता ए बता रहे हैं, गुड्डू शर्मा ए बता रही है, सुमन ए बता रही है, कविता सी बता रही है, रामजीवन ए, मरुद्रा सुनील 8 में 2008। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइलेंट मोहन ए, सूरज सी, संगीता बयाल ए, बनाजी राजपुताना ए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान दें, नवंबर 2008,
ये आपके सवाल का उत्तर है। नवंबर 2008 के अंदर गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन या सूस मछली पाई जाती है, ठीक है, जिसको चप्पल गंगाई डॉल्फिन के नाम से जानते हैं अपन, है ना। तो उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कब घोषित किया गया था? 2009 के अंदर। ठीक है, याद रखोगे कब घोषित किया गया? 2009 के अंदर। ठीक है, और अगली बात मैं अगर करूं तो देखो, अपन घर के अंदर भी गंगा नदी का जो पानी है उसको रखते हैं। उस पानी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि उस पानी को अपन कितने भी लंबे समय तक रख ले फिर भी उसके पानी में कभी कीड़े नहीं लगते। और एक अपने नलके या कुएं का पानी अपन जब लेकर आते हैं, उसको अगर आप किसी डब्बे में बंद कर लंबे समय तक रख दो, 5-10 दिन, तो अपने आप ही कीड़े उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या है कि गंगा नदी के पानी में कीड़े विकसित नहीं होते? किस कारण से नहीं होते हैं? अगर ये कोई बता दे मेरे को तो बहुत ही बड़ी बात है। गंगा नदी के जल में क्यों कीड़े विकसित नहीं होते हैं? क्यों कीड़े विकसित नहीं होते गंगा नदी के जल में? बताएं, देखिए कौन बता सकता है? गंगा नदी के जल में क्यों कीड़े विकसित नहीं होते? बाकी अपने साधारण जो घर का पानी होता है उसको अगर आप 10-15 दिन, महीने अगर स्टोर कर लें, एक जगह रोक दें किसी डब्बे में, तो अपने आप ही कीड़े उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। गंगा नदी के पानी में नहीं होते, क्यों? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक विषाणु पाया जाता है। नामक विषाणु मिलता है या पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी के जल में कभी भी क्या नहीं लगते हैं? कीड़े विकसित नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान में रखेंगे आप सभी। कोलेस्ट्रिडियम फैमिली के बैक्टीरिया से, बिल्कुल हाँ। जोहर सर, एविंग जोहर, समझ में नहीं आया क्या लिखा है यार? अवदेशी भील प्रतापगढ़, प्रकाश आदिवासी भील प्रतापगढ़। स्वागत है प्रकाश आपका, प्रतापगढ़ से हमारे साथ आप जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। बैक्टीरिया फेज विषाणु कारण, बन्ना जी राजपुताना, बहुत बढ़िया बना। ठीक है, धन्यवाद बेटा। तो चलो बेटा चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहां पर देखो अपने 2-3 सवाल और डिस्कस किए, इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखें, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताना है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी तो आप समझते होंगे, एक नदी मुख्य होती है और उसके अंदर जो नदियां आकर मिल रही हैं वो सहायक नदियां हैं, है ना। तो सवाल है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है बैक्टीरियोफेज, धन्यवाद सभी का। महेश साईं, गंगा नदी को डायग्राम बना के समझाओ। बिल्कुल आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी महेश साईं, बिल्कुल डायग्राम बनाकर आपको बताएंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं। अब आपने कह ही दिया तो यार आपकी बात को कहाँ टालेंगे हम, बनाकर बताएंगे, टेंशन मत कर। बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो देखो अगला सवाल आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में सी बता रहे हैं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। संतोष सैनी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, सी बता रही हैं। प्रकाश आदिवासी भील बी बता रहे हैं। राजेंद्र कुमार सी बता रहे हैं। मनु बी बता रही हैं। गुड्डू शर्मा सी बता रही हैं। पूनम सी बता रही हैं। धर्मराज सी। दीपिका जान सुभाष सामोता सी बी। तो कुछ मिक्स से आप लोगों के बेटा यहाँ पर जवाब है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो सी और बी को यहाँ पर देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपके इस सवाल का उत्तर है यमुना। जो आपका सवाल है पूछा गया है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताओ, तो भारत की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना। ठीक है, गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। ठीक है, चंबल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, चंबल की, तो ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक है ना। ये किसकी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक। सबसे बड़ी सहायक कौन है, चंबल। तो चंबल जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और बनास कौन, बनास, बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी बनास। और चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक है, यमुना की। और यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक है, आपकी गंगा की। और गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर। याद रखना है क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसलिए हमें गंगा नदी की लंबाई जो है उसको बेटा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मेरा सही है, नरसिलाल मीणा। ठीक है, आज तो भैंस को पानी में नहीं घुसने देंगे। क्या बात है, धन्यवाद सुभाष सामोता। ठीक है, धन्यवाद बेटा।
चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहां तक की बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आई, ये ध्यान रखना। एक इस यमुना नदी का एक सवाल हो रहा था बेटा, क्या आता है, गंगा में पश्चिम दिशा से, गंगा में पश्चिम दिशा से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, गंगा में पश्चिम दिशा से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी का नाम बताओ। उसका नाम होता है यमुना। ठीक है, ध्यान में रखना है ना, क्योंकि ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 25-25 किलोमीटर। ठीक है, धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखो अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये बढ़िया सवाल है भाई। हाँ, इस बार आपसे किसकी बात कर रहा है, यमुना की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन आपके पास केन, टॉस, टॉन्स। ये टॉन्स नाम है, क्या नाम है, टॉन्स नाम है ना। केन, टॉन्स, बेतवा और सोन, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी, सॉरी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। उत्तर आया है पवन कुमार, सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं सी, बेतवा। उसके बाद आदिवासी भील, प्रतापगढ़, डी बता रहे हैं। और बाकी विद्यार्थी समय ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं उत्तर बताने में। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, देखो आपकी यमुना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यमुना की, है ना। तो चंबल, बेतवा, केन, बाणगंगा और आपकी टॉन्स। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, बाणगंगा और टॉन्स, ये आपकी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना की सहायक नदियां सारी की सारी। अब यहां पर देखो किसका नाम नहीं आ रहा, सोन का नाम नहीं आ रहा। सोन किसकी सहायक है, सोन गंगा की सहायक नदी है बेटा। किसकी सहायक है, सोन गंगा की, है ना, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो सोन यमुना की सहायक नदी नहीं है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की। इसकी फैसर जी ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो हमने आपको बता दिया है। और अब देखो यहाँ पर कुछ और बात आपसे करने वाला हूं, आप ध्यान से उनको सुनना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये आपकी जो चंबल नदी है इसके ऊपर 4 बांध हैं, आपको पता भी होगा। उन चारों को लेकर काफी बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं केवल नाम बोलूंगा, आप उनको ध्यान से सुनना। एक तो है आपका गांधी सागर। ठीक है, कौन सा है, गांधी सागर। गांधी सागर बांध कहाँ है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। एक है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर जो आपके रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, एक है कोटा बैराज, क्या नाम है, कोटा बैराज। ठीक है, और एक है आपके जवाहर सागर, क्या है, जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर। ठीक है बेटा, तो इन चारों बांधों के नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखने। और ये चारों के चारों बांध जो हैं वो आपकी कौन सी नदी पर हैं, ये आपकी चंबल नदी पर है। ठीक है, इस बेतवा नदी पर, कौन सी नदी पर, बेतवा नदी पर एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम है माता टीला। क्या नाम है, माता टीला परियोजना। ठीक है, माता टीला परियोजना आपकी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और माता टीला जो परियोजना है वो आपकी बेतवा नदी पर है। ठीक है, एक क्रांति भारत के अंदर शुरू हुई थी, अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति बेटा शुरू होती है 2005 के अंदर। कब शुरू हुई थी, 2005 के अंदर शुरू हुई थी। क्या उद्देश्य था इस अमृत क्रांति का, इसका उद्देश्य था नदियों को जोड़ने से संबंधित। किससे थे, नदियों को जोड़ने से संबंधित इसका उद्देश्य था। जो अमृत क्रांति चली थी उसका 2005 के अंदर, है ना। तो एक सवाल यहां पर यह पूछा जाता है कि अमृत क्रांति के अंतर्गत सबसे पहले भारत के अंदर कौन सी नदियों को जोड़ा गया था। तो एक तो नदी है आपकी बेतवा और दूसरी नदी है आपकी केन। इन दोनों नदियों को अमृत क्रांति के तहत सबसे पहले जोड़ा गया था। अमृत क्रांति 2005 के अंदर शुरू होती है। ठीक है, तो बाकी सब बातें यहां पर आप ध्यान में रख ही लेंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर था वो था आपका सोन, गांधी, प्रताप, जोगर और कोटा बैराज। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्योर यूपी की संयुक्त नहीं है क्या, हाँ बिल्कुल मनु जी, जो माता टीला परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जरूर है, लेकिन है कहां पर है, ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, पहले कोटा बैराज आएगा या जवाहर सागर। बेटा पहले आपका जवाहर सागर, पहले कोटा बैराज ही आएगा फिर जवाहर सागर आएगा। ठीक है, हाँ चलो तो देखो अगला सवाल। अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है, किसने कहा। अपने स्रोत से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है, ये कौन कहता है, किसने कहा था ये। ऑप्शन आपके पास बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री। किसने कहा,
फटाफट बताएं, उत्तर का चुनाव फटाफट करना है। सी आदिवासी भील। प्रकाश सी बता रहे हैं और मरुधरा सुनील भी सी बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो गड़बड़ है यहाँ तो लगभग जो विद्यार्थी हैं, गुड्डू, कविता, कमलेश, दीपिका, सब ने ही यहाँ पर जो है सी ऑप्शन को लगभग चुनाव यहाँ पर किया है। ठीक है, तुक्का मार सकूँ के? हाँ बिल्कुल लगाओ तुक्का, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो तुक्का ही लगाएंगे। साइलेंट मोहन बी बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है बी, MK गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था ये, है ना। ठीक है, कि गंगा जो है वो अपने स्रोत से कहाँ तक, सागर तक, और पुराने समय से नए समय तक। ठीक है, गंगा भारत की सभ्यता की क्या है, कहानी है। ये किसने कहा था? MK गांधी ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध, अब है सवाल बढ़िया। यहां तो बहुत सारे सवाल अपने को सीखने के लिए मिलेंगे इस सवाल के साथ, तो फटाफट आ जाओ नए सवाल के ऊपर। ठीक है, और बताओ इसका उत्तर क्या होगा, आप क्या उत्तर करेंगे इस सवाल का, फटाफट बताएं यार, क्योंकि समय अपने पास कम है, सवाल ज्यादा हैं, जल्दी बताओ। सवाल आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो मैं बता देता हूं, भारत का सबसे ऊंचा बांध, आप समय बहुत लगाते हैं। मनु भी बता रही हैं, प्रियंका बुडानिया भी बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी। साइलेंट मोहन भी बता रहे हैं, संतोष भी बता रही हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। टिहरी, टिहरी जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। अब मैं बात करता हूं टिहरी बांध की। ठीक है, तो दो नदियां हैं आपकी, एक तो है भागीरथी और एक है भिलंगना। भिलंगना, ठीक है, भागीरथी व भिलंगना, इन दोनों नदियों पर ये जो बांध है आपका टिहरी, ये बना है और इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। कितनी है? 261 मीटर। ठीक है बेटा, ध्यान में रखोगे कितनी ऊंचाई है, 261 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और कौन से राज्य में है? ये है आपके उत्तराखंड में। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली बात करता हूं। अगली बात किसकी करें? जाखम की करते हैं। ये है आपका जाखम बांध, है ना। जाखम बांध की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान का, कहां का? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। नदी का नाम है जाखम और जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये आपके जाखम बांध की सारी विशेषता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं जिनपिंग की, किसकी बात करूं? जिनपिंग की बात करूं तो जिनपिंग विश्व का, ये आपके चीन में है। चीन में है, कौन से देश में है? चीन में। कौन सी नदी पर? यालुंग नदी। कौन सी नदी है? यालुंग नदी, है ना। चीन में यालुंग नदी पर यह बांध बना है जिनपिंग और इसकी ऊंचाई है 305 मीटर। कितने मीटर है? 305 मीटर। ठीक है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, तो आपसे बेटा सवाल पूछ ले। देखो यहां राजस्थान का भी आ गया, भारत का भी आ गया और आपके सामने विश्व का भी मैंने रख दिया है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा है टिहरी, राजस्थान का जाखम और विश्व का है जिनपिंग। जिनपिंग कहाँ है? चीन के अंदर यालुंग नदी पर, ऊंचाई 305 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, तो फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए हीराकुंड बांध को। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है वो है आपके महानदी के ऊपर, है ना। कौन से राज्य में है? ओडिशा में है। कौन से राज्य में है? ओडिशा में। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध, है ना। विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई जो है वो है 4801 मीटर। कितने मीटर? 4801 मीटर। ठीक है, चाइना का प्रेसिडेंट है, बिल्कुल, यालुंग नदी 305 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सभी को शाबाश बेटा। देखो अगला सवाल, गंगा नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है? बढ़िया सवाल है। गंगा नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है? बताएं, फटाफट बताएं उत्तर। गंगा नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है? लंबा, हाँ बिल्कुल। गंगा नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है? यार आप शेयर जरूर किया करो, है ना।
आप इसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम जो है वहां पर आप इसको शेयर जरूर किया करें, ठीक है, ताकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को फायदा हो सके या हम सभी विद्यार्थियों को फायदा पहुंचा सकें, ठीक है। हाँ, तो बताइए, सवाल का उत्तर बताइए। गंगा नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है? और आप अभी तक जिन्होंने मान लो चैनल को, अभी तक आपने संभव के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इसको जरूर करें, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे वीडियो आगे आने वाले हैं। जितनी ज्यादा परीक्षाएं हैं उतने ही ज्यादा वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं हर सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो आप छूट नहीं जाए आपके हाथ से वो मौका, पता नहीं कब कौन से टीचर आकर क्या पढ़ा जाए, है ना। तो आपको उस चीज को बिल्कुल समझना है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ कुछ मिक्स से जवाब आ रहे हैं विद्यार्थियों के, कई ए बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं और कुछ बी भी बता रहे हैं। सर आपका ओनली जीके का कोर्स मिलेगा क्या ऐप में? बिल्कुल मिल जाएगा महेश साईं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट से कभी भी काम नहीं बनता है। हमें तो हर सब्जेक्ट के अंदर जो है माहिर होना पड़ेगा और तभी हम परीक्षा को हरा सकते हैं, है ना। केवल एक अस्त्र शस्त्र जो है वो अगर अच्छा बनाया तो उससे आप जीत नहीं सकते। आपका हर अस्त्र शस्त्र जो है अच्छा होना चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आप परीक्षा को मात दे सकते हैं। हरिद्वार पढ़ा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी हरिद्वार आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, धन्यवाद। ठीक है, गंगा नदी जो है वो आपके हरिद्वार उत्तराखंड से मैदान के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करता हूं। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? प्रयागराज यानी इलाहाबाद। यहां पर दो नदियां मिलती हैं, एक तो गंगा और गंगा में आकर मिलती है यमुना। कहां मिलती है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। करण प्रयाग, अगर मैं बात करूं करण प्रयाग की, तो करण प्रयाग में पिंडार नदी, कौन सी नदी? पिंडार नदी जो है वो जाकर मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा, अलकनंदा गंगा की एक शाखा है ना। और अगर मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की, किसकी बात करूं? रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग का सवाल क्या होगा कि यहां पर मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, है ना। मंदाकिनी नदी जो है वो किससे जाकर मिलेगी? वो मिलेगी आपकी अलकनंदा से, है ना, अलकनंदा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे सभी को। तो मैंने आपको देखो यहां पर तीन चीजें और साथ साथ बताई हैं। एक तो आपको गंगा नदी किस स्थान से मैदान में प्रवेश करती है, तो आपका उत्तर होगा हरिद्वार, ठीक है। फिर प्रयागराज में कौन सी नदियां मिल रही हैं? गंगा और यमुना। करण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में आपकी जो मंदाकिनी नदी है वो जाकर मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में गंगा नदी का प्रवाह नहीं है? यानी यहां पर आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर गंगा नदी बहती नहीं है, ठीक है। बताएं फटाफट। सी राइट है, तो बहुत से विद्यार्थियों ने पिछले सवाल का सी उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला बताएं भाई, हैं फटाफट बताओ सर, प्लीज एक बार फिर से बताना। बताएंगे मनु जी? बिल्कुल बताएंगे। अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। नहीं, ये जो है बता रहे हैं ना आप, अलकनंदा। देखो बेटा, अलकनंदा जो नदी है ना उसका उद्गम दो जलधाराओं में होता है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, है ना। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों आती हैं सतोपथ हिमनद उत्तराखंड से। सूरज, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बेटा, धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। हाँ, शायद आपने ये लिखा भी है विष्णु प्रयाग। चलो मैं बता देता हूं आपको, धौली गंगा और विष्णु गंगा नामक दो जलधाराओं के रूप में अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपथ हिमनद उत्तराखंड से। और धौली गंगा व विष्णु गंगा दोनों आपके विष्णु प्रयाग या जोशी मठ में मिलकर अलकनंदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बात थी ये। चलो तो बताओ, निम्न में से किस राज्य में गंगा नदी का प्रवाह नहीं है? तो गंगा नदी जो है वो आपके सबसे पहले कौन से राज्य से निकलती है? आपके उत्तराखंड से, है ना। उत्तराखंड से ये जाती है आपके यूपी में, यूपी से आती है बिहार में, बिहार से ये चली जाती है आपके झारखंड की सीमा से होते हुए और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये दो प्रकार से बटेगी। एक तो इसकी शाखा जो है वो चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में गंगा नदी जो जाती है उसको पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और पद्मा के नाम से वो जाकर मिल जाती है किससे? ब्रह्मपुत्र से। किससे? ब्रह्मपुत्र से। और दूसरी जो शाखा है उसका नाम होता है हुगली, और हुगली जो है वो चली जाती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये गंगा की बात है। हाँ, इस बार हम सब एक हैं सर जी, ये गलत नहीं होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो लगभग जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यहां पर आंसर दिया है क्या भाई, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपके सवाल का बिल्कुल यहां उत्तर सही है, हिमाचल प्रदेश। बाकी तीनों के अंदर गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। देखो अगला सवाल। हाँ जी, सवाल आ गया, मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है, जल्दी बताएं। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? सर जी नाइस एक्सप्लेन, धन्यवाद मनु जी। साइलेंट मोहन कोलकाता। कोलकाता में क्या है यार? हाँ, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। साइलेंट मोहन। ठीक है, तो फटाफट बताओ सवाल का उत्तर क्या होगा, है ना। सवाल आपके सामने कि मंदाकिनी जो है, अभी देखो मैं बता कर आया था, और आपको अब सवाल पूछ लिया गया है कि मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है। साइलेंट मोहन ए, भागीरथी। अरे यार गड़बड़ है। देखो अभी तो मैंने आपको कहा ही था, अभी आपसे बताया था। चलो कोई बात नहीं, आपको पूरा एक बार डिटेल ही बता देते हैं, क्या दिक्कत है यार, आप भी क्या याद करोगे, है ना। चित्तौड़गढ़ क्या हो गया बंसा मेघवाल, चित्तौड़गढ़ में क्या है भाई, है? सी अलकनंदा। चलो ये सवाल तो बिल्कुल सही है, आपका उत्तर तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, है ना। सी अलकनंदा की सहायक नदी है। आपकी बात समझो मेरे, देखो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से समझना। ये है अलकनंदा नदी और ये है भागीरथी नदी, समझ रहे हो, नाम लिख रहा हूं, ये लो, ये तो है भागीरथी और ये है अलकनंदा। ठीक, अब बात समझना मेरी ध्यान से। भागीरथी की एक सहायक नदी है, भागीरथी की एक सहायक नदी है और उसका नाम है भिलंगना। ठीक है बेटा, भागीरथी की सहायक नदी कौन हो गई? भिलंगना। ठीक है, और अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम दो नदियों के रूप में होता है। कितनी नदियों के रूप में? दो। एक तो है धौली गंगा और दूसरी है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दो जलधाराएं निकलती हैं। ठीक है, और इन दोनों जलधाराओं का जो उद्गम है ना, इन दोनों जलधाराओं का, धौली गंगा और विष्णु गंगा का, ये होता है कहां से? सतोपथ हिमनद से। सतोपथ हिमनद, और सतोपथ हिमनद है आपके कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि बड़ी ही रोचक बात है ये, विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। ठीक है, बहुत से अनभिज्ञ रहते हैं, तो ध्यान से समझो हर बात को। अलकनंदा नदी का उद्गम दो जलधाराओं में हो रहा है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। दोनों कहां से आ रही है? सतोपथ हिमनद उत्तराखंड से, है ना। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां मिलती है ना, जहां मिलती हैं, वो स्थान है विष्णु प्रयाग। ठीक है, या इसको कहते हैं जोशी मठ। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग या जोशी मठ के अंदर आपकी ये दोनों नदियां मिलेंगी, धौली गंगा और विष्णु गंगा, और मिलकर निर्माण करती हैं किसका? अलकनंदा का निर्माण हो गया अब। ठीक है, अब अलकनंदा की दो सहायक नदियां हैं। एक तो ये आ गई पिंडार, इसका नाम तो क्या है? पिंडार, और दूसरी है मंदाकिनी। दूसरी कौन सी है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी और पिंडार दोनों अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। पिंडार कहां मिलती है? पिंडार मिलती है कहां पर? तो यहां मिल रही है, देखो पिंडार, ये जो स्थान है यहां पर, इसका नाम है कर्णप्रयाग। ठीक है, और ये जो मंदाकिनी जहां आकर मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्लियर बात? दोनों ही उत्तराखंड के अंदर है। अब देखो सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है यहां गंगा नदी को लेकर, और कभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब आगे कि कौन किसकी सहायक है गंगा के अंदर, है ना। ध्यान में रखना सबको। और अब अगली लास्ट बात कर रहे हैं क्या, कि ये जो आपकी नदियां हैं दोनों, एक तो अलकनंदा, ये वाली अलकनंदा, और ये आपकी जो है कौन सी? भागीरथी। दोनों, तो ये तो भागीरथी है और ये आपकी अलकनंदा है। ये दोनों जहां मिलती हैं वो स्थान होता है बेटा देवप्रयाग। और देवप्रयाग किस में आता है? उत्तराखंड में। और देवप्रयाग में जब ये दोनों मिल जाती हैं तो निर्माण हो जाता है किसका? गंगा का। क्लियर? इस प्रकार से गंगा नदी का निर्माण होता है। रेट वाले ज्यादा लग रहे हैं क्लास में, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है सब बढ़िया है, सबको पढ़ना है ना।
ठीक है, तो अब तो समझ गए, अब तो आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि देखो सारा यहां पर आपके सामने कौन किसकी सहायक है ये सारे एक्सप्लेन कर दिया एक साथ, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो आज का अगला सवाल, गंगा नदी का वाटर टावर किसको कहते हैं? बहुत सरल सवाल है, गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? जहां पर गंगा नदी के अंदर सबसे ज्यादा जिससे पानी आता है। खोल के बता दिया सर जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो फटाफट बताओ सवाल, समय अपना समाप्ति पर है, अब जल्दी जल्दी उत्तर बताएं। गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? टिहरी, हाँ बिल्कुल, जो टिहरी बांध बना आपके भागीरथी और भिलंगना नदियों पर, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सर एक्सप्लेन बहुत बढ़िया करते हो, धन्यवाद सूरज नरसिलाल मीणा। ठीक है, तो देखो यहां पर इस सवाल का उत्तर है नेपाल। गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं किसको? नेपाल को। आप सही नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, तो मैंने आपको बता दिया है इसका उत्तर। गंगा नदी का जो वाटर टावर है वो किसको कहते हैं? नेपाल को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देखो अगला सवाल देखते हैं, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब होता है? गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब होता है? जल्दी बताओ, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब होता है? गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब होता है? जाट सुभाष सामोता ए, क्वेश्चन नंबर टाइप करो, क्वेश्चन नंबर टाइप किया करो ताकि पता चलता रहे कि इस सवाल से आगे अब आंसर आने शुरू हो गए हैं। 16 में सी कविता 2014 गलत, तो मैं बता देता हूं 2009 के अंदर आपके जो है क्या भाई, गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है उसका गठन जो है 2009 में किया गया था। ए आपके इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, देखो अगला सवाल, फटाफट आ जाओ, आप उत्तर देने में समय ज्यादा लगते हो क्योंकि सरल सरल सवाल है, इनके ऊपर कोई व्याख्या करने की अपने को आवश्यकता है नहीं, फैक्ट सवाल है। माता टीला परियोजना बताया हुआ सवाल है, इसलिए समय ज्यादा नहीं दूंगा। माता टीला परियोजना मैंने आपको बताया था बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, तो मध्य प्रदेश तो यहां पर लिखा है ही, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और नदी का नाम क्या है यहां पर? बेतवा। ठीक है, और बेतवा किसकी सहायक है? आपकी यमुना की सहायक है ना, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पर है आपकी माता टीला परियोजना। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, माता टीला परियोजना जो है वो किस नदी पर है? 5 अक्टूबर 2009। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 में बी, बेतवा, बहुत बढ़िया। तो लगभग विद्यार्थी यहां पर बी ही बता रहे हैं, धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर बी 19 जो है उस पर चलते हैं। सवाल क्या है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, यह भी सरल सवाल है, बताया हुआ है। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध थे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर, है ना। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम देखो यहां पर है ही नहीं, चंबल का नाम ही नहीं है यहां पर, क्योंकि ऑप्शन है पार्वती, काले सिंध और माही। तो चंबल पर है बांध, तो चंबल नदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहां जो आंसर आपका होगा वो होगा कोई नहीं। ठीक है कहां पर? तो ये गांधी सागर जो बांध है आपका वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आज की कक्षा का हमारा अंतिम सवाल अब आ चुका है आप लोगों के सामने, ये लो। गंगा में सीधे दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी का नाम बताओ, कौन सी है? उस नदी का नाम बताओ जो गंगा में सीधे दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। ये गंगा में दक्षिण दिशा से आकर, सीधे दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं। प्रियंका बुडानिया डी बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता डी बता रहे हैं, संतोष डी बता रहे हैं, मनु डी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया सी बता रही हैं, कमलेश मीणा डी बता रहे हैं, कविता बी बता रही हैं, प्रियंका बुडानिया डी बता रही हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई देखो, जैसे मान लो ये आपकी गंगा नदी है ना, और उसके दक्षिण में, गंगा नदी के दक्षिण में, है ना, आपका मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक पहाड़ियां। और अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश में, और यहाँ से एक नदी निकलेगी, यहाँ से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम है सोन।
ठीक है, ये सोन नदी और जाकर किस में मिल रही है, ये आपकी गंगा नदी है। ये कौन सी है, गंगा। तो गंगा में जाकर मिल रही है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं आपके मध्य प्रदेश के अंदर, वो गंगा, यहां से आपकी सोन नदी निकल रही है। कौन सी नदी, सोन, है ना। और सोन नदी यहां से निकलकर सीधे उत्तर दिशा की ओर बहते हुए डायरेक्ट किस में जाकर मिल रही है, गंगा में। तो सवाल देखो क्या है, गंगा में सीधे कौन सी दिशा से, दक्षिण दिशा से। तो देखो ये दक्षिण से ही तो जा रही है ना, दक्षिण दिशा से जाकर आकर मिलने वाली एकमात्र, ये बड़ी बात है, एक ही ऐसी सहायक नदी है, तो उसका नाम क्या होगा, सोन। और कहां जाकर मिलती है गंगा में, पटना। और पटना कहाँ है, बिहार में, है ना। पाटलिपुत्र जिसका प्राचीन नाम होता है। तो पटना बिहार के अंदर आपकी सोन नदी जो है वो गंगा से जाकर मिल जाती है, और गंगा में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ठीक है बेटा, तो नमस्कार, आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जिसने क्लासेज को शेयर नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और लाइक कमेंट्स शेयर आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए, जितने आप कर सकते हो उतने आप लगातार करते रहिए। और शाम को अब 8:15 बजे आपका लाइव जो क्विज प्रतियोगिता है, जो इनामी राशि जीतो प्रतियोगिता है, वो आपकी आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, 8:15 बजे के लिए मिलते हैं फिर से 8:15 बजे। ठीक है, नमस्कार।